हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि किसी भी काम को बेहतरीन और रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए क्या बेसिक नीड होती है? किसी भी काम को मूल रूप से रिजल्ट ओरिएंटेड और एक्सीलेंट बनाने के लिए आप ये समझे होंगे कि उसका बेसिक होना चाहिए, उस काम का स्ट्रक्चर हमारे पास हो, उसका बेसिक उसकी जो है फॉर्मेशन हो। जैसे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेड सेकंड की तैयारी में आपको पहले से प्रेस्क्राइब्ड कोर्स दे दिया है, आप तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसमें हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है, हम उसे रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाए, ये सब आपका उसमें बेसिक काम करता है। आप देखिए, आपके पास लिटरेचर है, ग्रामेटिकल पार्ट, लिटरेचर पार्ट। तो लिटरेचर पार्ट में ये इट्स नॉट इनफ दैट यू आर लर्निंग, यू आर रीडिंग। द essential thing is that how you are preparing and what's your strategy is। मैं जनरली आपसे बार बार मेरे वीडियो के माध्यम से भी और इंटरेक्शंस में ये बात करता रहा हूँ, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज हम लिटरेचर में आपके प्रेस्क्राइब्ड लिटरेरी टर्म्स, एजेस और फिगर्स में से हम 4 टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज रहेंगे इस वीडियो में आपका हाइपरबल, ओनोमेटोपी, आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी, और इनके वर्सेस भी इंफॉर्मेटिव तरीके से हम बहुत शॉर्ट बात करेंगे और ये इंफॉर्मेशन ही आपके लिए क्वेश्चंस बनेगी। तो हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपका हाइपरबल है। ये फिगर ऑफ स्पीच जो हाइपरबल है हमारा, ये जनरली कैसे यूज होता है, किस किस में यूज होता है, और ये आप जनरली ये तो पहचान लेते हैं किसमें हाइपरबल है, मेमोराइज्ड बेस पे लिटरेचर में रटा हुआ, लेकिन उसका बेसिक समझने का प्रयास करो। देखो, यहां हम इसकी बात करते हैं, ओरिजिन की बात करेंगे, इसका मीनिंग और इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले इसके ओरिजिन को लो और इसी से आपको समझ आएगा कि हाइपरबल जो है इसका ग्रीक वर्ड है ये ओरिजिन। और क्या है? हाइपरबलेन, ये आपका ग्रीक वर्ड है। इतना बेसिक आपके आरपीएससी बेस्ड जो क्वेश्चंस बहुत ओरिजिनेटेड इस तरह से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि हम इतने बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें होना चाहिए। तो क्या हुआ? ओरिजिन हमें। अब लीजिए आप मीनिंग लो, आप इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड में हाइपर मीन्स तो डिक्शनरी मीनिंग अबव, या फिर आप कह दो बियॉन्ड, और बालिन का मतलब है थ्रो। तो दैट मीन्स ये हुआ डियर्स। क्या? दैट मीन्स ओवर शूटिंग और एग्जाजरेट। तो आपका सीधा एग्जाम पर्पस से आपके पास हुआ हाइपरबल मीन्स एग्जाजरेट, ये आपको याद रखना है और यही आपके ऑप्शंस में आता है। हाइपरबल मीन्स एग्जाजरेटिव वे इन कम्युनिकेशन, इन एक्सप्रेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाजरेशन। अब लीजिए इसकी डेफिनेशन लो आप। अ लिटरेरी फिगर, पहली बात ये लिटरेरी फिगर है, याद है ना आपको? टर्म और फिगर में बेसिक डिफरेंस, क्या बेसिक डिफरेंस है? हमारा जो फिगर होगा लिटरेचर में वो लाइन में यूज होगा। किसमें? लाइन में यूज होगा, जबकि टर्म अपने आप में लिटरेरी एग्जिस्टेड वर्ड है। ये दोनों में अंतर है बेसिक रूप से। तो ये क्या है? हाइपरबल इज ए फिगर, लिटरेरी फिगर इन विच एन आइडिया, जिसमें एक कोई विचार, थॉट्स, थिंग प्रेजेंटेड इन एग्जैजरेटिव वे, इधर सीरियस और कॉमिक रिलीफ। ये या तो बहुत सीरियस पर्पस से या फिर कॉमिक रिलीफ पर्पस से ये जो है उसमें यूज किया जाता है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात हमारे पास आ गया हाइपरबल क्या हुआ? एग्जैजरेशन आपका हो गया। ओके, अब देखो, किसी भी आपका लिटरेरी यदि टर्म है, फिगर है या आपका कोई भी है, तो उसका पर्पज क्या है हमें जानेंगे।
बहुत सारी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज करके, क्वेश्चन का मोड चेंज करके, और यही एग्जाम है बार बार। यदि आप बड़े स्तर के एग्जाम एस्पिरेंट्स है तो ये चीज समझे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये मायने नहीं रखती कि आपने तैयारी की। आपका वहां जो मेन चीज है वो है तैयारी कैसे की, और उसको बारीकी से देखिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन जरा एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन का मोड, लैंग्वेज, उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन जरा सा चेंज हुआ, और हमारे पास रटी रटाई बात होने के बावजूद भी हम उसको वहां पर फाइंड आउट नहीं कर पाते। ये बेसिक देखो, इसका पर्पज है टू एम्फेसिस, क्या, वेरी स्ट्राइकिंगली टू रिप्रेजेंट थिंग्स एज ग्रेटर और लेसर, बेटर और वर्स देन रियली दे आर। देखिए, पर्पज की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पज है बच्चों कि चाहे बहुत छोटी हुई चीज विचार हो या बहुत बड़ी चीज विचार हो, उसको बहुत बड़े तरीके से देना, बताने का इसका मेन पर्पज रहता है। अब आप ले लो, एग्जाम्पल्स की बात लो। एग्जाम्पल्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे पोइम्स में एग्जाजरेटिव आपकी लाइंस रहती है, और हमारे कोर्स में ग्रेड सेकंड में द सनराइजिंग फुल ऑफ हाइपरबोलिक लैंग्वेज, हाइपरबल से भरी हुई है। और भी बहुत सारी पोएम्स में जो हमारे कोर्स की उसमें यूज हुआ। हम एक दो एग्जाम्पल से उसको समझे। आई ऑफर यू 1000 एपोलॉजीज, आप देखिएगा 1000 एपोलॉजीज, मैं तुमसे 1000 माफी मांगता हूं। तो देखिएगा, इट्स नॉट कैलकुलेटेड और काउंटेबल, ओके, एंड द नंबर 1000। तो ये कहना हम जनरली ऐसे बोलचाल में भी बोलते हैं, हमारे आम लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं हम, जो हैबिट में आ चुका। 1000 बार कहा मैंने तुमसे, 100 बार कहा मैंने तुमसे। तो ऐसा नहीं है कि वो जो स्पीकर है वो काउंटिंग कर रहा है और उसने 100 बार कह दिया, नहीं। लेकिन वो क्या है, एक एग्जाजरेटिव तरीका है। जहां कहीं भी लिटरेचर में उसकी लाइन में किसी आइडिया को, विचार को इस तरह से बताया जाए तो वहां हाइपरबल है। दूसरा आप देखो, ड्रिंक मी विद दाइन आईज, देखो सेंटेंस। अब यदि हम लिटरेरी वे में या लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, तुम मुझे तुम्हारी आंखों से पी लो, अब देखिएगा आप। लेकिन इसका गहरा, ये किसने कहा, बेन जॉनसन टू हिज बिलव्ड कह रहे हैं एक पोयम में, तो ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दिस बेड दाई सेंटर इज, दीज वॉल्स दाई स्पेयर। ये तो आपको याद आ रहा है, ये हमारे कोर्स में द सन राइजिंग, इसलिए हमने ये लिया। ये बेड, ये चेम्बर हमारा क्या है, ये सेंटर है। सेंटर से मीन्स एक्सल ऑफ द यूनिवर्स, स्पेयर यूनिवर्स। कितनी बड़ी बात कही है। द सन को स्कोल्डिंग वे में जब कवि एज ए बोल्ड लवर बोलता है तो कहता उसको रुक जाओ, बूढ़े हो गए तुम। तो ये सारा क्या है आपका एग्जाजरेटिव मीन्स हाइपरबोलिक लैंग्वेज है। अब एक बात ये आती समझने के लिए, हम बहुत क्लियर समझे तो यूज्ड इन, ये भाई ये यूज किस में किया जाता है। तो बेसिकली तो सिंस एंशिएंट टाइम से ही, जब से लिटरेचर क्रिएट हुआ, जब से लिटरेचर का सृजन हुआ, तब से इसका यूज किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे पीरियड यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ पोइट्री, एपिक, रोमांटिक पोइट्री, सब में यूज किया जाता है, हमेशा से यूज रहा है। लेकिन अब बात ये आती है, स्पेशल यूज की हम बात करें तो 17th सेंचुरी में हाइपरबल मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडिंग लीडर जॉन डन ने इसको रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली यूज किया, एंड लेटर ऑन हिज फॉलोअर्स। तो ये एक प्रकार से क्या, यानी एक पोइट से एसोसिएट हो गया
और उसके बाद एक स्ट्रीम बन गया कि इस तरह का, और उसमें साइंटिफिक जो है इम्पैक्ट भी नजर आया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हाइपरबल जो है, ये क्वेश्चन बड़ा आपको ध्यान रखना है नॉलेज के लिए और आपका एग्जाम पर्पज से, लिटरेचर को समझने के पर्पज से। हाइपरबल जो है उसके कॉन्ट्रेरी फिगर्स हैं क्या, एंड सिमिलर, उसके कॉन्ट्रेरी भी है और उसके सिमिलर्स भी है। और इन्हीं में से बहुत सी बार जब क्वेश्चन किया जाता है तो हम उसका आंसर देने में बिल्कुल समर्थ नहीं हो पाते, बल नहीं हो पाते। बारीकी से समझो, कॉन्ट्रेरी फिगर किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइपरबल का कॉन्ट्रेरी मीन्स उसका विपरीत, इससे उल्टा। जैसे हाइपरबल में एक्सैजरेट होगा तो इसमें क्या होगा, छोटा रूप बताएगा। तो पहला आया आपका मेयोसिस आया पहला। ध्यान रखें कॉन्ट्रेरी क्या है, मेयोसिस इसका कॉन्ट्रेरी फिगर है जिसमें क्या है, वेरी स्मॉल आपको बताया जाता है। जैसे आप एक बात इसमें आप समझने के लिए ले सकते हैं, माइक्रोकॉस्मिकली प्रेजेंटेशन, माइक्रोकॉस्मिक यानी जो है उसका बताना, ठीक। दूसरा, जैसे इसको एग्जांपल्स, वी हैड अ लिटिल रेन, यहां देखो क्या, वी हैड अ लिटिल रेन, रेन को बताने का प्रयास किया। और कब कहा जाए, जैसे आफ्टर फ्लड, यदि हमें कहें बाढ़ के बाद थोड़ी सी बारिश हुई तो ये क्या हुआ, आपका इसका कॉन्ट्रेरी होगा, मेयोसिस हो गया। जस्ट एज स्क्रैच और फॉर सीरियस वुंड, जैसे हम बोलचाल में बहुत सी बार बोलते हैं बहुत बड़ा घाव लगा, और उसको हम के जस्ट क्या ये कहा कि स्क्रैच, छोटा सा स्क्रैच, छोटा सा स्क्रैच, रगड़ लगी है, ऐसे। जैसे बहुत सी बार देखा होगा आपने, इसको यूज हम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हम जो बड़े अपने बच्चों को इनको मोटिवेट करने के पर्पज से, उनको समझाइश करने के पर्पज से भी ऐसा बोलते हैं बहुत सी बार, है ना। तो देखो दूसरा लिटोटिस आपका दूसरा इसका कॉन्ट्रेरी है। इसमें क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, इसमें नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हुए इसको मिनिमाइज किया जाएगा। कैसे, ही इज नॉट ए बैड सिंगर, देखो आप देखेंगे यहाँ एक तो बेड का प्रयोग किया और एक नोट का प्रयोग किया, तो उससे क्या होगा, दो नेगेटिव एक साथ यूज करके सेंटेंस में यदि यूज किया जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई, आपका लिटोटिस कहलाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की, दो वर्ड हो गए आपके पास, ये क्या है, इसके कॉन्ट्रेरी है। अब आप बात कर तो सिमिलर फिगर टू हाइपरबल, हाइपरबल के सिमिलर कौन है, ये भी ध्यान रखो। तो क्या है, ओवर स्टेटमेंट, एक तो यानी सिंपल कोई भी बात है तो उसमें ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, और वही बात आ गई टू एम्फेसिस द आइडिया, वो भी आपका क्या कहलाएगा, इसका सिमिलर है। दूसरा एक्सिस यानी ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ड्स, बहुत ज्यादा यानी शब्दों का प्रयोग बार बार करना, ये भी इसी का जो है वो है। आपका एडिनेशन, ये भी आपका एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपरबल, एक्सप्रेस इम्पॉसिबल। आप देखो ये हाइपरबल की एक्सट्रीम फॉर्म है, वहां पूछा जा सकता है कि हाइपरबल की एक्सट्रीम सिमिलर जो फॉर्म है वो क्या है, तो ये ध्यान रखना है एडिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीजों को बताया जाता है। जैसे मान लीजिएगा हम कोई ऐसी करिश्माई पर्पज से बात बताना चाहें कि मैंने क्या, जैसे उस विशाल देवते का पैर पकड़ के और उसको घसीटा, तो इम्पॉसिबल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, इस तरह की बातें इसमें आएगी।
एम्प्लीफिकेशन भी इसी का सिमिलर है। इसमें क्या होता है, 2x एड्स द डिटेल। इसमें क्या है, किसी भी बात को डिस्क्राइब करते समय, प्रेजेंट करते समय उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा एड और डिटेल्स आएगा। और आपका एक और है लास्ट, क्या है ये, पेरीफ्रेसिस। ये पेरीफ्रेसिस, ये सरकम लोक्यूशन यूजिंग एक्सेस वर्ड्स। वही बात आ रही घूम फिर के, एक्सेस वर्ड्स का प्रयोग करना। तो देखा आपने हाइपरबल मीनिंग क्या हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, और जब हमने हाइपरबल का समझा कैसे यूज किया जाता है, और इसके हमने कॉन्ट्रेरी और सिमिलर से समझे। अब लो आप नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनामेटोपी। ये आपका एक लिटरेरी फिगर है, और ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, मालूम है तो दिन आपको लिटरेचर पढ़ते हो गया, लेकिन बेसिक चीज को समझने का प्रयास करो। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ये समझ बैठते हैं कि हम ये जानते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से और माइन्यूट स्टडी में बहुत अंतर होता है। हम बेसिकली एक दो इंफॉर्मेशन होने पर हम समझने लगते हैं, आई नो इट, आई कैन डू, आई कैन डील, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हमें उसको माइन्यूटली समझने का प्रयास करना है। तो देखो इसमें क्या है, मीनिंग, डिफिनीशन और अल्टरनेटिव नेम, ये तीन चीजें आप बेसिक रूप से समझेंगे। ओनोमेटोपी में क्या होगा, मीनिंग में तो आप देखिएगा साउंड दैट रिजेंबल्स वर्ड मीनिंग, ये इतना सा समझना है आपको। जब पोइट्री की लाइन में वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किया जाए और उसके प्रोनाउंसिएशन मात्र से उसके मीनिंग के नजदीक जाए, 100% नहीं चलेगा, लेकिन उसका 99% एट द मीनिंग ऑफ दैट अटर्ड वर्ड, उसका मीनिंग तो वो क्या कहलाएगा, ओनोमेटोपी कहलाएगा। अब इसकी डिफिनीशन यदि हम लेते हैं, इज ए फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच का एक माध्यम है इन विच द वर्ड इमिटेट्स सजेस्ट दैट नेचुरल साउंड ऑफ थिंग इट डिस्क्राइब्स। जो उसकी नेचुरल साउंड है उसको इमिटेट करता है, और उससे लिसनर को रीडर को उसका डिक्शनरी मीनिंग जाने बिना उसके साउंड मात्र से उसका मीनिंग के लगभग वो नजदीक चला जाता है। राइट, ध्यान रखें आप, माइनर लाइन है, 100% नॉट क्लियर और नॉट एबल टू हैव द मीनिंग, ये चीज ध्यान रखो। एक और वर्ड ध्यान रखो, आपका ओनोमेटोपिया साउंड से रिलेटेड है, और आपका एक क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में आया है और बच्चों ने इसमें डिफीट ली है, डिफीट हुए हैं। क्या साउंड से रिलेटेड है, नहीं है? तो आपको याद है ना, यहाँ एक तो ये आपका ओनोमेटोपिया तो हो ही रहा है, फिर आपका साउंड से रिलेटेड आपको याद है कौन है, एलिट्रेशन है, ओके, और कौन है आपका, एसोनेंस है, एसोनेंस, और क्या है आपका, कॉन्सोनेंस है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 4 दे दिए उसमें से एक नहीं है, तो उसने लैंग्वेज क्या लिखी, साउंड रिलेटेड नहीं है, या फिर 3 दे दिए जो नहीं है और एक दे दिया साउंड रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। दूसरे तरीके से कहे, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड ऑफ वर्ड ड्राज क्वाइट क्लोज इट्स मीनिंग। ये क्लियर आपको समझ आ गया कि ये एक ऐसी साउंड होती है जिससे लगभग मीनिंग के पास, मीन्स मीनिंग समझा जा सकता है। अल्टरनेटिव नेम, ये याद रखो क्या है, अल्टरनेटिव नेम, इट इज आल्सो कॉल्ड इकोइज्म। इसको दूसरे नाम से क्या कहेंगे भाई, इकोइज्म। तो आपको ये चीज आपने ध्यान दी हो तो ये आपको पहली बार समझ में आ रहा होगा कि इसको अल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हैं, इकोइज्म। बना क्वेश्चन, वहां इकोइज्म इज रिलेटेड, ये क्वेश्चन बना दिया और आपको दे दिए 4 ऑप्शंस, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे
चलिए हम बात करते हैं आगे। और इसको जो यूज किया जाता है तो दो सेंसेस में इसका यूज होता है ओनोमोटोपिया का। एक तो आपका है नैरो सेंस में यूज होता है। नैरो सेंस में क्या है, ये सामान्य तौर से ज्यादा कॉमन है। नैरो सेंस इसमें क्या होता है, जैसे वर्ड आपके लिए हिस ले लिया, बज, म्याऊ एटसेट्रा। एनिमल साउंड में ले लिया ये, नेचुरल साउंड है ये। ओके, ये सारी चीजें आपकी क्या है, किस में आएगी बच्चों, इसमें आएगी नैरो सेंस में। ओके, लेकिन इसका एक और यूज होता है इन ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और क्या कह रहा है, अप्लाइड टू वर्ड्स और पासेस which seem correspond to what they denote in any way, whatever in effect, movement of a force as well as sound। means इसका ब्रॉड जो यूज होता है वो सेंटेंसेस में, पैसेज में यूज होगा, और वो वर्ड और उनका सारा जो कंटेंट है उससे उसके लगभग अराउंड द मीनिंग पहुंचा जा सकता है। इसको एक और चीज ध्यान रखो, इन अलेक्जेंडर पोप व्यू, अलेक्जेंडर के विचारों में एक्सटेंडेड वर्बल मिमिक्री, ये आपके पास याद रखने का हो गया है ना। तो आपने ओनोमोटोपिया में सबसे पहली बात साउंड रिलेटेड है, दूसरी बात है अटरेंस ऑफ वर्ड। ओके, ये क्वाइट क्लोज टू द मीनिंग। ओके, दूसरा इसमें यह हुआ कि ये दो अर्थों में यूज होता है, एक कॉमन ओके और एक ब्रॉड, और दोनों को हमने बारीकी से समझा। अगली बात इसमें यह भी जानी कि इसका सिमिलर मीन्स दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या है, इकोइज्म। और एक बहुत बेसिक चीज आपने जानी, अलेक्जेंडर के विचारानुसार इसको क्या कहा गया, एक्सटेंडेड वर्बल मिमिक्री कहा गया। आपके पास सोलिलोकी आ गया। सोलिलोकी आपका बहुत परिचित टर्म है, जिस दिन से आप लिटरेचर से जुड़े उसी दिन से सोलिलोकी आया है। लेकिन आज हम इस बात कर रहे हैं एग्जाम वाले ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड में आपका जो ड्रामा है मैकबेथ, मैकबेथ का सोलिलोकी, एक सोलिलोकी अवश्य पूछा जाना है, उसमें से सोलिलोकी। ओके, मैकबेथ की बहुत सारी सोलिलोकीज है और वो वर्ल्ड फेमस है। आइए हम समझते हैं कि सोलिलोकीज में क्या इसका ओरिजिन है, मीनिंग क्या है, इसके टूल क्या है, पर्पस क्या है, ये समझें। सबसे पहले ओरिजिन है, ये ग्रीक वर्ड है, सोलिलोकी ग्रीक वर्ड से बना, सोलो और लोकर, ये बनना है आपका। सोलो मीन्स होता है हिमसेल्फ और लोकर मीन्स स्पीक। मीन्स यदि मीनिंग हम निकालेंगे तो ये देखो, टू टॉक टू वन सेल्फ, ये बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं, क्रैमिंग वे में बात कर रहा हूं। क्या सोलिलोकी का आपको इतना सा ध्यान रखना है, टू टॉक वन सेल्फ, अपने आप से बतियाना, अपने आप से बात करना, ये ध्यान रखना है। यहां देखिए टूल ऑफ ड्रामा, सोलिलोकी बेसिकली क्या है, टूल ऑफ ड्रामा। ड्रामा में यूज किया जाता है क्या, ए कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज अटर्स हिज थॉट्स अलाउड। मीन्स ध्यान रख के समझे, ड्रामा का एक कैरेक्टर पात्र स्टेज पर वो अपने आप में जोर से अपने आप से बातें करता है। नहीं होता बहुत सी बार, जैसे आप व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके मदर फादर ने आपको स्कोल्ड किया और आप चलते हुए, आपको ध्यान नहीं है लोग सुन रहे, लेकिन आप बात करते जा रहे हैं, अपने आप से बात करते जा, बस रोज डांटते रहेंगे, बस इनके पास यही काम है, मुझे समझने का जो है वो प्रयास नहीं करते। ये चीज आप जब बोलते अपने आप से और आपको मालूम नहीं कि दूसरे सुन रहे हैं, यही आप अप्लाई करो किस पे, ड्रामा पे। तो ड्रामा में क्या हो रहा है, पर्पस देखो इसका, इट्स द कन्वीनियंट वे टू कन्वे अबाउट कैरेक्टर्स मोटिव। ये आपका कन्वीनियंट वे है
करेक्टर जो स्पीकर है उसकी इनर थॉट को बताने का, इंटेंशन को बताने का, स्टेट ऑफ माइंड और उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये है फॉर पर्पज ऑफ जनरल एक्सपोजिशन। एक चीज आपके एग्जाम बेस में ये आएगी, सोलिलोकी को एक बहुत बारीकी से आप ये करो, इनर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये आप ध्यान रखना। सोलिलोकी का मेन पर्पस उसके माइंड में क्या चल रहा है, इनर साइकोलॉजी बताना है। ठीक, देखो आप, हम बात करते हैं बेस्ट एग्जाम्पल, हैमलेट टू बी और नॉट टू बी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आपके मैकबेथ में से एक दो लिया। मैकबेथ में एक्ट फर्स्ट सीन 7 में इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, ओके, ये मैकबेथ बोलता है कब, जब डंकन का मर्डर होता है या मर्डर किया जाता है। मैकबेथ में एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट इज दिस अ डेगर विच आई सी बिफोर मी। आपको याद है किस तरह से इल्यूजन होता है उसको, हाँ, और जब वो डेगर उसे दिखाई देता है मीन्स वो डरने लगता है कि मैं ऐसा करूं नहीं करूं, तो उस समय का ये जो है वो बोलता है। मैकबेथ एक्ट 5th में सीन 5th में टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये आपकी सोलिलोकी एग्जाम रिलेटेड है। और मेरा तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये पेपर में आपको मिलेगा, ओके, कब होता है ये, जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, वो जब मर जाती है, उसके बाद वो लाइफ के बारे में बोलता है, लाइफ में कुछ नहीं, इस तरह से वो बोलता है। ये सोलिलोकी ध्यान रखें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इतना तो जान लेते हैं कि सोलिलोकी क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है ये, लेकिन देखिए बच्चों, ये जो है सोलिलोकी वर्सेज मोनोलॉग और वर्सेज असाइड, ये दो समझो आप। एक तो इसका यानी वर्सेज मोनोलॉग है, इसी के से मिला, और एक असाइड है। मोनोलॉग में क्या होता है, अ कैरेक्टर स्पीक्स गिव्स ए लॉन्ग स्पीच टू अदर कैरेक्टर्स और ऑडियंस। मोनोलॉग में एक कैरेक्टर होगा जो अन्य ऑडियंसेस को क्या करेगा, स्पीच देगा। ऑडियंस ऑन द स्टेज, ओके, अदर कैरेक्टर्स आर यूजुअली प्रेजेंट एंड हियर द स्पीच। वो जो होते हैं अन्य, वो सुनते हैं। सोलिलोकी में ध्यान रहे, ये क्वेश्चन रिपीटेडली 2-3 बार पूछा है, नेट में भी पूछा कि जो सोलिलोकी का कैरेक्टर होता है, वो जो अट्रेंस करता है, उसे पता होता है क्या कि उसे कोई सुन रहा है? नहीं, उसे पता नहीं होता। वो जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स है, ऑडियंस हैं, वो उसकी अट्रेंस से उसके माइंड की स्थिति को, उसके मन की स्थिति को अनुमान लगा लेते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट हैपेंड विद दिस वन। ये इसका मेन पर्पस है। लेकिन इसमें मोनोलॉग में क्या होगा, इसमें वो पर्पस क्या होगा, टू एक्सप्लेन आइडियाज, नरेट इवेंट्स, परसुएड, एक्सप्रेस फीलिंग। वो अपनी बात को नरेट करता है और लिस्टर्स को परसुएड करता है। इसकी लेंथ यूजुअली लॉन्ग होती है और फोकस कम्युनिकेशन विद अदर्स होता है। इसका मेन फोकस क्या होता है कि वो दूसरों के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाना चाहता है। यहां देखो साइड को ले लो, और इसमें क्या होगा, शॉर्ट रिमार्क। ये शॉर्ट होता है, इंटेंडेड ओनली फॉर द ऑडियंस, ऑडियंसेस के लिए ये, और वन सेल्फ, अनहर्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। बहुत शॉर्ट होता है ना, जैसे हल्का सा अपने अपने मनी ऐसे बोलना, बहुत शॉर्ट, जिसको क्या आपके जो ऑडियंसेस भी सुन नहीं पाते। पर्पस क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट थॉट, रिएक्शन और इंटेंशन। बहुत सी बार हम ऐसे मर्मरिंग करते हैं ना हल्का सा, तो लिसनर जो है, ऑडियंसेस जो है, ये उसके मोमेंट से, जेस्चर से ये तो उनको अनुभव होता है,
स्पीकिंग समथिंग बट दे डोंट नो व्हाट स्पीकिंग। तो यही आपका असाइड होगा। लेंथ क्या होगी? यूजुअली वेरी शॉर्ट, बड़ी छोटी होती है। ऑडियंस ऑन द स्टेज, अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट बट आर एज्यूम्ड नॉट टू हर, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। फोकस इसका प्राइवेट कमेंट है, कोई भी प्राइवेट कमेंट करना। एक बहुत आपका बहुत अच्छा एक ये फिगर है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका टर्म है ये, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इसको तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन आज देखिए, आइए मेरे साथ इसको हम एक प्रकार से रिवाइज होगा, ये हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी। ओके, इसके इंट्रोडक्शन की, ओरिजिन की और डेवलपमेंट की बात करो तो इसमें देखो, as the term dramatic itself clears that the device of drama, okay, used in poetry so that the poetic composition put into mouth of one character। आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग से, टर्म से ही पता लगा कि ये ड्रामा का पार्ट है। पोइट्री में एक व्यक्ति, वन कैरेक्टर, वो जो है उसके मुंह में, मीन्स कहने का मतलब है डायलॉग को उसे बुलवाया जाता है। ओके, सब डिविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री सो यूज्ड डजंट स्टैंड फॉर पोइट वाइल फॉर द फिक्शन कैरेक्टर्स। इसमें ध्यान रहे, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्पीकर है वो एक कैरेक्टर होता है, न कि पोइट होता। पोइट क्या करता है? उस डायलॉग को, उस आइडिया को उसको दे देता है, उसके मुंह में रख देता है। इसका मतलब है उससे बुलवाता है। ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, इसका ओरिजिन क्या है? एंशिएंट जो ग्रीक ट्रेजेडीज है उसमें यूज किया जाता था। एग्जाम्पल यदि लेनी है, सोफोक्लीस है, ग्रीक ट्रेजेडी, ओइडिपस। ओके, इन इंग्लैंड, अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, अपीयर्ड इन रेनेसां। इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर में ये रेनेसां पीरियड में, और रेनेसां पीरियड आपको याद है 1575 टू 1625। देखो ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखो। इन एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा में ट्रेजेडीज में ज्यादातर इसका यूज एज द लॉन्ग सोलिलोक्वी। एक वर्ड आपको यहाँ आया, एक इंफॉर्मेशन, लॉन्ग सोलिलोक्वी। ये लॉन्ग सोलिलोक्वी भी अल्टरनेटिव आप समझ सकते हैं, जैसे मिल्टन की क्लासिकल ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्ट, है ना। अब इसकी बात करो कि ओरिजिन वर्ड, विक्टोरियन एज, पर्पस और इसके काइंड्स की बात करो। तो क्या है? ओरिजिन वर्ड ग्रीक वर्ड है मोनोस, इसका मतलब अलोन, और लोक्यूज मींस स्पीच। तो आप देखो, स्पीच बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ क्वाइट सिंगल और टू और मोर देन टू लिसनर्स। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितने कैरेक्टर होते हैं? पहला तो उसमें मिनिमम 2 एसेंशियल है। एक तो स्पीकर होगा और एक लिसनर होना ही चाहिए। ओके, लिसनर दो तरह के हो सकते हैं। एक लिसनर होगा जो आपका फेस टू फेस एक इंटीरियर होगा, लेकिन दो की जरूरत। लेकिन लिसनर्स में मोर, 2 एंड मोर देन 2 लिसनर्स, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन एग्जाम पर्पस से ध्यान रखेंगे आप। विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स emerged as an independent complete poem refined as established by Robert Browning, though Tennyson और अर्नोल्ड प्रैक्टिस। विक्टोरियन एज में ये फ्लोरिश हुआ और इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाला, और इसी वजह से ड्रामेटिक मोनोलॉग से एसोसिएट कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन सा एज रहा? विक्टोरियन एज। उसमें टेनिसन ने भी यूज किया, अर्नोल्ड ने भी यूज किया, लेकिन जिस तरह से मेटाफिजिकल पोइट्री को लीडिंग लीडर के रूप में जॉन डन को कंसीडर किया जाता है, ऐसे ही रिपीटेडली प्रैक्टिस और यूज की वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंगिंग विक्टोरियन एज एसोसिएटेड
with a dramatic monologue. पर्पस देखो, टू रिवील द मेंटल स्टेट और द प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल स्टेट। वही है, जब ये साइकोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी सोलिलोकी का एक दूसरा रूप है। सोलिलोकी में सिंगल वन, बस हल्का सा, बाकी इसमें भी मेंटल स्टेट को बताया जाता। काइंड्स की बात करो तो प्योर या डायरेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, और दूसरा इंटीरियर या इनडायरेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये विषय ध्यान रखो। पर्पस क्या होता है, ये प्योर में क्या होता है, द लिसनर एक्सिस्ट। जो प्योर ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, जिसको हम डायरेक्ट भी बोलते, उसमें लिसनर होगा, और इंटीरियर में क्या होगा, लिसनर ही जावे, लिसनर आपका उसमें नहीं होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कैरेक्टर्स जो है, पोइट इज नॉट पार्ट ऑफ स्पीच। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपका पोइट पार्ट ऑफ स्पीच का कैरेक्टर होता है? नहीं। ओके, लिसनर्स कैरेक्टर पोर्ट्रेट, इसमें देखिएगा क्या होता है, लिसनर जो होगा उसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया जाता है। जिससे हमारा रॉबर्ट ब्राउनी का बेस्ट एग्जाम्पल आपका माई लास्ट डचेस को ले लो, तो उसमें स्पीकर क्या है, ड्यूक है, और जब वो डचेस के बारे में बोलता है तो उसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया जाता है। अल्टीमेटली स्पीकर आल्सो कम्स आउट, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, स्पीकर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग portraits his speech, portraits the character of the listener, but ultimately the character of speaker also comes out, उसका भी कैरेक्टर निकल कर आता है। और इस तरह से हम कहेंगे सोलिलोक्वी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग शुड नॉट बी कंसिडर्ड सेम। एक बात, दोनों सेम नहीं है, और ये आपको बेसिक रूप से पता लगा कैसे सेम नहीं है। सोलिलोक्वी में एक कैरेक्टर स्पीकर है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंसेस, हाँ, और इसमें क्या होगा, देयर इज अ माइनर डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। आप बात समझ में आ रही है, कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही इसमें माइनर डिफरेंस है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नॉट ओनली होप बट आल्सो एंश्योर्ड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप इस तरह के वीडियोस के लिए, यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका जो कमेंट है वही हमें मोटिवेशन देगा, और आपके लिए हम इस तरह की वीडियोस लेकर आएंगे जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, और आपको इन एडवांस 2026 ग्रेड सेकंड एग्जाम की इन एडवांस कांग्रेचुलेशंस, बी सेलेक्टेड, गॉड बी मर्सीफुल विद यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।